ये धारा है जो खौफ पैदा करती है। कैसे एक घर को तबाह कर दिया जाता है, एक कानूनी धारा कैसे किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। क्या आप जानते हैं कि लीगल टेररिज्म किसे कहते हैं? अगर इसका दुरुपयोग ऐसे ही जारी रहा तो ये विवाह संस्था को बिल्कुल खत्म कर देगा। हम इस कार्यक्रम में ये समझने की कोशिश करेंगे ये धारा क्यों खतरनाक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं शिवम। क्या आप जानते हैं कि लीगल टेररिज्म किसे कहते हैं और क्यों ये टर्म प्रयोग किया जा रहा है इन दिनों? कैसे एक घर को तबाह कर दिया जाता है, एक कानूनी धारा कैसे किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कार्यक्रम में मैं आज आपको उस कानून के बारे में बताने वाला हूं जिसने हिंदुस्तान में बहुत से परिवारों के लिए एक संकट खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट ने, कई हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये लीगल टेररिज्म है। पिछले कुछ महीनों में कम से कम 7 ऐसे मामले आए जिसमें कई हाई कोर्ट्स ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर अफसोस व्यक्त किया। ये कानून विवाहित महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है और हाई कोर्ट ने जब इस धारा पर टिप्पणी की तो बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अपने अपने अंदाज से बताने की कोशिश की ये क्या है, कैसा है। कई पुरुष अधिकार समूहों ने इन टिप्पणियों को कानून के दुरुपयोग की जमीनी हकीकत की स्वीकार्यता बताया है। हम इस कार्यक्रम में ये समझने की कोशिश करेंगे ये धारा क्यों खतरनाक है। महिला वकील भी इस पर टिप्पणी कर रही हैं, कई कार्यकर्ता भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अदालत द्वारा इस तरह की भाषा के इस्तेमाल पर उन्होंने अफसोस भी व्यक्त किया है। जो फेमिनिज्म की बात करते हैं उन लोगों ने, उनका कहना है कि एक ऐसे कानून की गलत तस्वीर पेश की जा रही है जिसे लागू करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से हाई कोर्ट ने क्या कहा है 498A के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि क्या मामला है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि धारा 498A का दुरुपयोग करके महिलाओं ने लीगल टेरर यानी कानूनी आतंकवाद मचा रखा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इस मुहावरे का इस्तेमाल कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी लीगल टेररिज्म की बात कर चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अक्सर इन मामलों में पति के उन सभी रिश्तेदारों को भी लपेट लिया जाता है, उनको भी अभियुक्त बना दिया जाता है जो उनके साथ रहते भी नहीं थे, यानी उस जगह पर रहते भी नहीं थे जहां पे घटना होती है। अदालत ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये हुआ। कई ऐसे मुकदमों में अदालतों ने इस बात को दर्ज किया है कि आरोप सामान्य और बहुहर्ती या फिर अस्पष्ट थे। अब जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट में जो मामला आया उसमें कोर्ट ने यह कहा है कि हिंसा हुई है, इस बात को सिद्ध करने के पक्ष में साक्ष्य नहीं मिले हैं। उदाहरण के लिए कि पत्नी के इलाज की पर्ची पर चोट का कोई जिक्र ही नहीं है जिसके बारे में इतना सब बखेड़ा खड़ा किया गया। ये मामले हैं। उत्तर प्रदेश में एक मामला आया जिसमें पत्नी ने ये आरोप लगाया कि उसकी सास और उसके ससुर ने 50 लाख रुपए के दहेज की मांग की और जब वो इतना पैसा नहीं ला पाई या उसके परिवार ने इतना पैसा नहीं दे पाया तो उसके पति और सास ससुर ने उसके साथ मारपीट की और उसकी बिना सहमति से यौन संबंध बनाने की मांग की। ये एक आरोप लगा उत्तर प्रदेश में। हालांकि अदालत ने, हाई कोर्ट ने इसमें कहा कि यह मामला पति के परिवार के खिलाफ बदला लेने के लिए लाया गया है क्योंकि शारीरिक हिंसा और दहेज की मांग को लेकर पत्नी के बयान में काफी विसंगतियां थीं, काफी अलग तरीके से ये थे। इसके अलावा सास ससुर इस दंपति के साथ कभी रहे ही नहीं या फिर बहुत कम समय के लिए रुके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सास ससुर के खिलाफ मामले को इसके बाद खारिज कर दिया। हालांकि पति के खिलाफ ये मामला अभी भी चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसी तरह से गुजरात में एक मामला आया जहां हाई कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों में से एक पत्नी की 86 साल की सास के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको परेशान किया गया। ये कहते हुए इस मामले को हटाया गया कि उनके खिलाफ आरोप सामान्य प्रवृत्ति के हैं और पति के खिलाफ मामला चल ही रहा है। अदालत ने सास के खिलाफ केस को इसके बाद खारिज कर दिया। तो ये गुजरात हाई कोर्ट में होने के बाद और एक और टिप्पणी आई जिसका मैं जिक्र कर दूं। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा के विवादों में ये कानून सामाजिक ताने बाने में अवरोध पैदा कर रहा है और ये बड़ा मुश्किलें खड़ी करने वाला मामला है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी विवाह से जुड़े हर मामले दहेज से संबंधित उत्पीड़न के आरोपों के साथ बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं और कई जोड़े इसकी बजाय लिव इन रिश्तों में रहना पसंद कर रहे हैं, जो कि बिना किसी कानूनी बाध्यता के तनाव मुक्त साहचर्य है। इसको बढ़ावा मिल रहा है इसकी वजह से, 498 की वजह से। अदालत की टिप्पणी में कहा गया है कि अगर इसका दुरुपयोग ऐसे ही जारी रहा तो ये विवाह संस्था को बिल्कुल खत्म कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा, ये कहना है कोर्ट का। बाकी ये धारा इतनी खतरनाक क्यों है और हाईकोर्टों की जो टिप्पणियां हैं उसको किस तरह से लिया जाना चाहिए, उस पर क्यों इतनी खुल के बात हो रही है, ये हम आज कार्यक्रम में बता रहे हैं। पहले हम 498 ये धारा को समझ लेते हैं कि ये धारा दरअसल है क्या। भारतीय दंड संहिता में धारा 498A को 1983 में शामिल किया गया था, जब पत्नी के खिलाफ क्रूरता और दहेज से जुड़ी कई मौतों के मामले सामने आए थे। इस कानून के अनुसार अगर कोई पति, अगर कोई शख्स या उसके कोई रिश्तेदार पत्नी को उत्पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, उनका निशाना बनाते हैं, तो उन्हें 3 साल की सजा हो जाती है। ये धारा संज्ञेय और गैर जमानती है, यानी इसमें जमानत नहीं मिलती अगर ये आपके ऊपर लग जाती है, और पुलिस बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है इस मामले में। ये कानून सिर्फ दहेज से जुड़े मामलों में ही सुरक्षा प्रदान नहीं करता, बल्कि ये क्रूरता से भी बचाव करता है, यानी कोई अगर ब्रूटल तरीके से महिला को पीटता है। क्रूरता से एक और मतलब है कि दहेज के लिए निशाना बनाना, परेशान करना, कोई भी ऐसा बर्ताव करना जिससे महिला को मानसिक या शारीरिक चोट पहुंची हो, क्षति पहुंची हो, या इसकी वजह से आत्महत्या करने को महिला मजबूर हो गई हो, तब भी ये कानून लगता है। पिछले कई सालों में अदालतों ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। साल 2008 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की और कहा कि दाम्पत्य या पारिवारिक विवाद में कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को प्राथमिक जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। 2014 की भी एक मामला है जब 498 के तहत गिरफ्तारी का एक मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि पुलिस को एक व्यक्ति को खुद ब खुद गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, बल्कि एक प्रोसेस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले उसको नोटिस भेजा जाना चाहिए और इसके बाद मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मंजूरी देनी चाहिए, तभी ये ठीक रहेगा। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए और इन मामलों को देखने और सुलह समझौते कराने के लिए हर जिले में एक परिवार कल्याण कमेटी का गठन करने की बात कही और ये कहा कि होना चाहिए ये। इस कानून के दुरुपयोग को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी का पुरुष अधिकार समूहों ने समर्थन किया है और ये कहा है कि इस तरह की टिप्पणियां जरूरी हैं। एक एनजीओ है मेंस वेलफेयर ट्रस्ट, ये कहता है कि सिर्फ एक बयान पर पतियों और उनके परिवार के लोगों को जेल में ठूस दिया जाता है। एक बयान पर उनका करियर, उनका आत्मविश्वास तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जीवन यापन सब कुछ उनसे छिन जाता है। कई लोग तो सालों साल जेल में रहते हैं, उसके बाद बरी होते हैं, जो कि इंसाफ की कमी को भी दिखाता है। अखिल भारतीय पत्नी अत्याचार विरोधी संघ है, उनका भी एक बयान है और वो इस पर जो राय रखते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अध्यक्ष हैं दशरथ देवड़ा। वो कहते हैं कि कानून अपनी जगह सही है, लेकिन जिसका वो विरोध कर रहे हैं वो है गलत आरोप लगाना, यानी गलत आरोप लगाकर किसी की जिंदगी को तबाह कर देना। धारा 498 के दुरुपयोग को लेकर जो प्रमुख तर्क दिए जा रहे हैं वो ये है कि इन मामलों में सजा बहुत कम है, यानी सजा की दर बहुत कम है। अब जैसे एक उदाहरण है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा जो आप देखते हैं, 2021 की एक रिपोर्ट है एनसीआरबी की, और वो ये रिपोर्ट कहती है कि सुनवाई के बाद 17% अभियुक्तों को ही सिर्फ सजा मिली है। हत्याओं के मामलों में 42% सजा का दर है। सजा की दर का हवाला देते हुए कई पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं ने ये दावा किया, वो ये दावा करते हैं कि 498A के तहत दायर ज्यादातर मामले झूठे हैं। हालांकि कई वकीलों और फील्ड में शोध करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि इस धारा का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि सजा की दर जमीनी हकीकत की एक गलत तस्वीर पेश करती है, ये भी लोग कह रहे हैं। जहां तक कानून के दुरुपयोग की बात है, जहां तक कानून के दुरुपयोग की जो बात लगातार की जा रही है, अधिकांश एक्सपर्ट ये कहते हैं
कि ये किसी भी कानून के साथ संभव है, किसी भी कानून के साथ दुरुपयोग होता है। लेकिन 498 ए के दुरुपयोग का मामला सुर्खियों में आया क्योंकि ये महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, तो पुरुष प्रधान समाज इसके ऊपर खड़ा हो गया। गुजरात के पूर्व एडीजी डॉक्टर रंजन प्रियदर्शी की एक टिप्पणी मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए 498 ए बहुत क्रांतिकारी कानून है और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न रोकने में इससे बहुत मदद मिली है, इसकी बहुत अहम भूमिका रही है। लेकिन वो ये भी साथ में जोड़ते हैं कि दुरुपयोग तो किसी भी कानून का हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून खराब है। ये कहना बहुत ज़रूरी है और जानना बहुत ज़रूरी है कि झूठे या गलतफहमी को आधार बनाकर बंद किए गए मामलों में पति या उनके परिवारों की ओर से हिंसा हुई थी। यानी ऐसा भी नहीं है कि हिंसा नहीं होती, लेकिन इसमें गलत आरोपों की दर की बात है। कई वकीलों का ये मानना है कि धारा 498 ए को लागू करने के लिए उन्हें दहेज का आरोप इसमें जुड़वाना होगा, जबकि इस कानून में इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी महिलाएं ऐसा करती हैं कि दहेज की बात जोड़ देती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो केस होते हैं वो दर्ज कराने के लिए उन मामलों में भी दहेज के दावों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है जिसमें ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं होती है, दहेज का कोई मामला ही नहीं होता, और बाद में ये मामले कोर्ट में पहुंचकर खारिज हो जाते हैं क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलता। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मामले झूठे थे और कोई हिंसा नहीं हुई थी। हिंसा हुई थी, दहेज का मामला नहीं आया था, लेकिन लोगों ने दहेज लिख पा दिया। इन महिलाओं में ज़्यादातर निचली सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाएं होती हैं, गरीब तबके की महिलाएं होती हैं जो मामूली तौर पर साक्षर होती हैं। वो वकील या परिवार के पुरुष सदस्य, धार्मिक नेता या सरपंच की सलाह पर ये दहेज भी जोड़ देती हैं, फर्जी मामले भी लिखवा देती हैं। तो इससे बचने की ज़रूरत है। और ये भी है कि उनका एकमात्र मकसद ये होता है कि घर में हिंसा किसी तरह से बंद हो। हालांकि 498 ए के तहत सुलह समझौते के बावजूद ज़्यादातर मामलों में फिर से हिंसा हुई, ज़्यादातर मामलों में कई महिलाओं की जान भी गई। इसलिए ये कहना गलत होगा कि इस धारा का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन असल में न्यायिक तंत्र ठीक से महिलाओं की चिंताओं को संबोधित नहीं कर रहा। ये आरोप न्यायतंत्र के ऊपर भी इस मामले में लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर है ये कि धारा 498 ए से बचने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस धारा को हटा दिया जाए। ये धारा है जो खौफ पैदा करती है। अगर महिलाएं या कानूनी तंत्र इसको सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो ये महिलाओं के लिए एक ऐसी धारा भी है जिससे उनको राहत मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आज का कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत आभार।